नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत दोस्तों हम अनुच्छेद 12 तक बात कर चुके थे। आज हम अनुच्छेद 12 से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मौलिक अधिकारों का सबसे विवादित अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 13। तो मौलिक अधिकारों में हमारा नया अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है दोस्तों, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों की व्यावृत्ति। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों की व्यावृत्ति। दोस्तों, व्यावृत्ति का अर्थ होता है शून्य होना। व्यावृत्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शून्य होना। अर्थात इस पूरी लाइन का अर्थ है, अर्थात ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे कानून शून्य होंगे। तो दोस्तों, व्यावृत्ति का अर्थ होता है शून्य होना। अनुच्छेद 13 ये कहता है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ये बात बताई गई अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 के दोस्तों हम 4 सेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें हमें पढ़ना है अनुच्छेद 13 क्लोज 1। दोस्तों, 13 क्लोज 1 में बताया गया है कि संविधान निर्माण से पहले बने कानून, संविधान निर्माण से पहले बने कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो वे उल्लंघन की सीमा तक क्या होंगे दोस्तों? शून्य होंगे। यहाँ एक आ गया 13 क्लोज 1 में कि अगर संविधान निर्माण से पहले से ही कोई कानून बना हुआ है और यदि वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो वो कानून उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ उल्लंघन की सीमा तक शून्य होने का मतलब है कानून का जो हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा केवल वो हिस्सा शून्य होगा, ना कि पूरा कानून शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होने का अर्थ है जो हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है कानून का, केवल वो हिस्सा शून्य होगा, पूरा कानून शून्य नहीं होगा। और यदि उस हिस्से के शून्य होने से कानून का प्रभाव ही क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, कानून का महत्व क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में पूरा कानून क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ शून्य होने का मतलब समाप्त होना नहीं है, यहाँ शून्य होने का अर्थ है प्रभाव शून्य होना। शून्य होने का क्या अर्थ है दोस्तों? यहाँ प्रभाव शून्य होना। दूसरी बात बताई गई दोस्तों अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में। 13 क्लोज 2 में बताया गया संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून भी, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून भी यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो वे भी उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगे। उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएंगे दोस्तों? कानून भी शून्य हो जाएंगे। यानी कि यदि संविधान निर्माण हो जाने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल ने ऐसा कोई कानून बनाया है जो संविधान के भाग 3 का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसा कानून भी क्या हो जाएगा? उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात बताई गई है अनुच्छेद
13 क्लोज 3 में, 13 क्लोज 3 में कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस भी यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे भी उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, दोस्तों अध्यादेश अस्थायी कानून होता है और यदि कोई अध्यादेश भी ऐसा है जो मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है दोस्तों, उल्लंघन कर रहा है, तो वो अध्यादेश भी उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हम अनुच्छेद 13, 1, 2, 3 तीनों की बात करें तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता जो मौलिक अधिकारों का क्या करता हो, उल्लंघन करता हो। ठीक है, एक आखिरी हम इसमें बात करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 13 क्लोज 4। दोस्तों 13 क्लोज 4 जो है इसे संविधान में 24वें संविधान संशोधन 1971 से जोड़ा गया। इसमें कहा गया है दोस्तों 13 क्लोज 4 में कि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 का कानून या विधि शब्द, कानून या विधि शब्द अनुच्छेद 368 में उल्लेखित, अनुच्छेद 368 में उल्लेखित संविधान संशोधन कानून या संविधान संशोधन विधि से भिन्न है। ये कहा गया है दोस्तों कि जो 13 क्लोज 2 में कानून शब्द की बात आई है, किसकी बात आई है दोस्तों, कानून शब्द की, ये कानून शब्द संविधान संशोधन कानून नहीं माना जाएगा। ये कानून शब्द संविधान संशोधन कानून से क्या है, अलग है, इसे साधारण कानून कहा गया है। तो दोस्तों हमने 4 अनुच्छेद देखे हैं, 13 के अंदर 4 सेक्शन देखे हैं। पहला देखा है हमने अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में हमने बात करी है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों की क्या हो जाएगी, व्यावृत्ति हो जाएगी। व्यावृत्ति का मतलब होता है दोस्तों शून्य होना। व्यावृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, शून्य होना, कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। हमने इसके अंदर देखा 13 क्लोज 1। 13 क्लोज 1 कहता है कि संविधान निर्माण से पहले बने कानून, संविधान निर्माण से पहले कौन से कानून बने, जैसे भारतीय पुलिस एक्ट बना हुआ है, इंडियन पेनल कोड बना हुआ है, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, ये सब कानून संविधान निर्माण के पहले से ही बने हुए हैं। अगर इनमें से कोई ऐसी बात है जो मौलिक अधिकारों का क्या करती है, उल्लंघन करती है, तो उस कानून की वो बात क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएंगे, ये कानून शून्य हो जाएंगे। 13 क्लोज 2 कहता है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून भी यदि मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो ये कानून भी उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। 13 क्लोज 3 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश भी यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे भी उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और 13 क्लोज 4 को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया था दोस्तों, 24वें संविधान संशोधन 1971 से जोड़ा गया। इसमें बताया गया कि 13 क्लोज 2 का कानून या विधि शब्द अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन कानून या संविधान संशोधन विधि शब्द से क्या है, अलग है। आगे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों ये कहा गया है कि अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों को क्या दिया गया है,
संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। अतः अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों को क्या दिया गया है दोस्तों? संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। अतः अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों का क्या कहा जाएगा? सुरक्षा कवच कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 13 क्लोज 2 से संबंधित विवाद। ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण विवाद है और यहाँ से सवाल भी पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा अनुच्छेद 13 क्लोज 2 से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 13 क्लोज 2 से संबंधित विवाद। दोस्तों अनुच्छेद 13 क्लोज 2 की अगर हम बात करें तो अभी हमने समझा है 13 क्लोज 2। 13 क्लोज 2 में क्या बताया गया है कि संविधान निर्माण के बाद संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे कानून उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई है दोस्तों? अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में बताई गई है। यहाँ दोस्तों हुआ क्या था, विवाद कैसे शुरू हुआ? तो सबसे पहला काम होता है और संसद ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 पारित किया। संसद ने दोस्तों क्या पारित किया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया और संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी। संविधान में क्या जोड़ा दोस्तों? नवी अनुसूची जोड़ी और नवी अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवाद योग्य विषय रखे गए। दोस्तों जो पहला संविधान संशोधन किया था इस समय यानी 1951 में अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार लोगों का कौन सा अधिकार बनाया हुआ था? मौलिक अधिकार बनाया हुआ था। और अगर भूमि अधिग्रहण की बात करें तो ये भूमि अधिग्रहण जो है, ये भूमि अधिग्रहण सीधा सीधा अनुच्छेद 31 का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है दोस्तों। सही बात है। तो जायज़ सी बात है कि जो नवी अनुसूची के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया था, ये पहला संविधान संशोधन क्या कर रहा है? अनुच्छेद 31 का अतिक्रमण कर रहा है। तो जायज़ सी बात है इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इसकी व्याख्या करने के लिए यानी कि पहले संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहला केस आता है दोस्तों शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। दोस्तों पहला संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में किस केस में चुनौती दी गई? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। इस केस में या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में उल्लेखित विधि या कानून शब्द अनुच्छेद 368 में उल्लेखित संविधान संशोधन कानून शब्द से अलग है। अतः संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे
संविधान में संशोधन कर सकती है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, हमने देखा अनुच्छेद 13 क्लोज 2 से संबंधित विवाद, और हमने देखा कि विवाद कैसे शुरू हुआ दोस्तों। तो विवाद की शुरुआत होती है दोस्तों पहले संविधान संशोधन से, जो कि हुआ था कब, 1951 में। इस पहले संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी, और नवी अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो विषय थे उन्हें क्या बनाया गया, अवाद योग्य बनाया गया, यानी कि उनकी संवैधानिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट को करने का अधिकार नहीं रखा गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज को चुनौती देने के लिए पहला केस आया सुप्रीम कोर्ट में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में लिखा हुआ विधि या कानून शब्द अनुच्छेद 368 में उल्लेखित संविधान संशोधन कानून शब्द से क्या है, अलग है। अतः संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन करने का क्या रखती है, अधिकार रखती है। विवाद सोल्व हो गया। इसके बाद वापस क्या होता है दोस्तों, अगला काम होता है, और संसद ने 17वां संविधान संशोधन 1964 पारित किया, जिसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31A जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद 31A जोड़ा गया। और दोस्तों 17वें संविधान संशोधन को, दूसरा केस था 17वें संविधान संशोधन को सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या दी गई दोस्तों, चुनौती दी गई। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 13 अनुच्छेद 13 क्लोज 2 का विधि शब्द और अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन विधि शब्द अलग अलग है। अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अतः संसद क्या कर सकती है दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये कह देगा। यानी कि जो शंकरी प्रसाद के मामले के निर्णय में डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी डिसीजन को दोबारा से सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 के केस में दोबारा से क्या कर दिया, सुना दिया। अब दोस्तों अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पुनरावलोकन की शक्ति है। कौन सी शक्ति है दोस्तों, पुनरावलोकन की शक्ति है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है, पलट सकता है। और इसी शक्ति का प्रयोग तीसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया, और हम इसको देखने जा रहे हैं। तीसरा केस यहाँ आया दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। तो यहाँ तीसरा केस आता है दोस्तों, कौन सा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। दोस्तों ये केस आया था 1967 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद का जो केस था, ये कब आया था, 1967 में। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के मामले का और सज्जन सिंह के मामले का पुनरावलोकन कर दिया, और पुनरावलोकन करते हुए निर्णय सुना दिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में लिखा हुआ विधि शब्द और अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन विधि शब्द दोनों क्या है, एक ही है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने
शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले के निर्णयों का पुनरावलोकन करते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में उल्लेखित विधि शब्द और अनुच्छेद 368 में उल्लेखित संविधान संशोधन विधि शब्द एक ही है। यानी ये कह दिया गया कि चाहे संविधान संशोधन कानून हो चाहे साधारण कानून हो, दोनों कानून एक ही है और ये दोनों किसका हिस्सा है? अनुच्छेद 13 क्लोज 2 का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अतः संसद क्या नहीं कर सकती दोस्तों? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो सवाल ये पूछा जाता है यहाँ पे कि किस एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं रखती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद का जो केस आया था, ये किस संविधान संशोधन को चुनौती देने के लिए आया था? 17वें संविधान संशोधन 1964 को चुनौती देने के लिए केस 1967 में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं संसद ने क्या किया दोस्तों। तो संसद ने गोलकनाथ के मामले के निर्णय को प्रभाव शून्य करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 13 क्लोज 4 संविधान में जोड़ा। हम दोस्तों 13 क्लोज 4 पढ़ चुके हैं। 13 क्लोज 4 में क्या बताया गया? तो 13 क्लोज 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में लिखा हुआ विधि या कानून शब्द अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन कानून शब्द से क्या है? अलग है, दोनों एक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस बात को क्लियर किया गया था कि संशोधन से 24वें संविधान संशोधन से कौन सा अनुच्छेद जोड़कर? 13 क्लोज 4 जोड़कर। दूसरा काम इसमें किया दोस्तों, ये कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन का अधिकार रखती है। संशोधन का क्या रखती है दोस्तों? अधिकार रखती है। ये बात अनुच्छेद 368 में जोड़ी गई। तीसरी बात जोड़ी गई दोस्तों, यदि संसद ने संविधान संशोधन विधेयक पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा, तो राष्ट्रपति इसे अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।
ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसे बाध्य कर दिया गया किस संशोधन से? 24वें संविधान संशोधन 1971 से। RAS प्री 2016 में सवाल पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को पहली बार में ही अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। ठीक है दोस्तों, वापस बता रहा हूं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद का केस आया 1967 में, और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले के निर्णयों का क्या कर दिया? पुनरावलोकन करते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में लिखा हुआ विधि शब्द और अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ संविधान संशोधन विधि शब्द दोनों क्या है? एक ही है। अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यानी संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति क्या कर दी गई? छीन ली गई। संसद ने इसको शून्य करने के लिए, गोलकनाथ के मामले के निर्णय को शून्य करने के लिए, प्रभाव शून्य करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया, जिसमें ये कहा गया कि संसद ने 13 क्लोज 4 जो है संविधान में जोड़ा, और 13 क्लोज 4 में क्या कहा गया दोस्तों, हम बात कर चुके हैं। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13 क्लोज 2 का विधि शब्द और अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन विधि शब्द दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। दूसरी बात दोस्तों, अनुच्छेद 368 में जोड़ा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन का क्या रखती है? अधिकार रखती है। तीसरी बात दोस्तों, ये कहा गया कि संसद ने यदि संविधान संशोधन विधेयक पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा तो राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसे अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। इसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों, संसद ने इसके साथ ही साथ 24वें संशोधन के साथ ही साथ 25वां संशोधन पारित किया 1971 में ही। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। संसद ने अगला काम किया और 25वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया, और 25वें संविधान संशोधन 1971 से संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि संसद अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को लागू करवाने के लिए ऐसा कानून बना सकती है जो अनुच्छेद 14 या 19 का अतिक्रमण करता हो। तो दोस्तों, संसद ने क्या किया? 25वां संशोधन पारित करके संविधान में एक और अनुच्छेद जोड़ दिया 31C। और दोस्तों 31C में क्या लिखा गया? 31C में बताया गया कि संसद अनुच्छेद 39B जो कि नीति निदेशक तत्व है, और 39C ये भी क्या है? नीति निदेशक तत्व है। इनको लागू करवाने के लिए ऐसा कानून बना सकती है जो अनुच्छेद 14 या 19 का क्या करता हो? अतिक्रमण करता हो, उल्लंघन करता हो। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 और 19 तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, इन सभी केसों के परिप्रेक्ष्य में एक और केस आता है सुप्रीम कोर्ट में। चौथा केस है ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये केस आया दोस्तों 1973 में। दोस्तों ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठी थी इस केस में 1973 के केशवानंद भारती केस में। इस केस में एक साथ 13 न्यायाधीश बैठे जिन्होंने 7-6 के बहुमत से अपना निर्णय दिया। इनका निर्णय 800 पेज में आया था दोस्तों। कितने पेज में आया था? 800 पेज में। और संसद यानी कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जितने भी विवाद चल रहे थे, सारे विवादों को इस केस में क्या कर लिया गया दोस्तों? सोल्व कर लिया गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पहली बात, अनुच्छेद 13 क्लोज 2 का विधि शब्द अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन विधि शब्द से अलग है।
अतः संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में, मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। सभी विवाद सॉल्व कर दिए गए दोस्तों। एक ये दिया गया कि 13 क्लोज 2 में लिखा हुआ विधि शब्द और 368 में लिखा हुआ संविधान संशोधन विधि शब्द दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। बस संसद पूरे संविधान में क्या कर सकती, संशोधन कर सकती, मौलिक अधिकारों में भी क्या कर सकती है दोस्तों, संशोधन कर सकती है। बस क्या नहीं कर सकती, तो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती दोस्तों। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये मूल ढांचा सिद्धांत क्या है दोस्तों, इसके ऊपर हम आगे मौलिक अधिकारों में ही बात कर लेंगे। एक बार एक केस पूरे क्या कर ले अपन, समझ ले। ठीक है दोस्तों। अगला काम होता है दोस्तों आगे, संसद वापस क्या करती है, तो संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया, से अनुच्छेद 31C में संशोधन किया। संशोधन करते हुए प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39B और 39C ही नहीं बल्कि पूरे भाग 4 को, भाग 4 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, नीति निदेशक तत्व, तो पूरे भाग 4 को लागू करवाने के लिए संसद ऐसा कानून बना सकती है जो अनुच्छेद 14 या 19 का अतिक्रमण करता हो। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, संसद ने 42वां संशोधन पारित किया 1976 में, और 42वें संशोधन से अनुच्छेद 31C में वापस क्या किया, संशोधन किया। और यहां जो 39B और 39C लिखा हुआ था, इस 39B और 39C के स्थान पर पूरा भाग 4 लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, भाग 4। यानी अब 31C की भाषा क्या हो गई, 31C की भाषा अब ये हो गई कि संसद भाग 4 को लागू करवाने के लिए ऐसा कानून बना सकती है जो अनुच्छेद 14 या 19 का अतिक्रमण करता हो, उल्लंघन करता हो। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बात होगी तो इसको वापस चुनौती दी जाएगी सब सुप्रीम कोर्ट में, और इसको वापस से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद के केस में। तो दोस्तों 5वां केस यहाँ आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 31C में किया गया संशोधन शून्य घोषित किया, शून्य घोषित कर दिया। यानी मिनर्वा मिल्स के केस में जो बात 25वें संशोधन तक थी कि 39B और 39C को लागू करवाने के लिए संसद ऐसा कानून बना सकती है जो अनुच्छेद 14 19 को उल्लंघन करता हो, यहां तक की बात को सुप्रीम कोर्ट ने लागू रख दिया और पूरा भाग 4 जो है उसको क्या कर दिया, हटा दिया। वापस दोस्तों 6ठा केस आता है बामन राव बनाम भारत संघवाद 1981, और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 31C में किया गया
संशोधन विधिमान्य घोषित कर दिया। ठीक दोस्तों, तो जो संशोधन शून्य घोषित किया था मिनर्वा मिल्स के केस में, उसे बामन राव के केस में वापस क्या घोषित कर दिया, विधिमान्य घोषित कर दिया। यहाँ से एक और सवाल बनता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से 42वें संविधान संशोधन 1976 से अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 से मौलिक अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को, मौलिक अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दी गई। कैसे दी गई दोस्तों? ये कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन में जो शब्द जोड़ा गया ना 31 में, कि पूरे भाग 4 को लागू करवाने के लिए संसद ऐसा कानून बना सकती है जो अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करता हो, अतिक्रमण करता हो। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को क्या दी गई, वरीयता दी गई। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत हितों पर सामुदायिक हितों को वरीयता दी गई। व्यक्तिगत हितों पर सामुदायिक हितों को क्या दी गई दोस्तों, वरीयता दी गई। इस बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ हमारे 13 क्लोज 2 के विवाद पूरे हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, संविधान की नहीं दोस्तों, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। दोस्तों अगर हम मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की बात करें तो मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता है दोस्तों कि इनके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध है। युक्तियुक्त प्रतिबंध है। कैसे दोस्तों? जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार प्रतिबंधों सहित हमारे संविधान में दिए गए। कैसे दोस्तों? जैसे अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 क्लोज 1 में तो अधिकार दिए गए, जबकि अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19 क्लोज 6 तक इन अधिकारों पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता बताई गई, कानून का समान संरक्षण देकर संरक्षणात्मक भेदभाव को अपनाया गया। अनुच्छेद 15 में एक तरफ समानता की बात की गई, दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण की बात की गई। 16 में भी सेम यही बात हुई। ठीक है दोस्तों। तो ये जो एक तरफ तो मौलिक अधिकार दिए हुए, पर इन मौलिक अधिकारों के ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध लगाए गए ताकि इन अधिकारों को तार्किक बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों। दूसरी विशेषता है दोस्तों मौलिक अधिकारों की, दूसरी विशेषता है कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अगर हम अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दें, इसे छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है दोस्तों, निलंबित किया जा सकता है। इनकी तीसरी विशेषता है दोस्तों, मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, समाप्त नहीं किए जाते, समाप्त नहीं किए जा सकते। दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार केवल क्या होते हैं, निलंबित होते हैं। इनकी विशेषता है समाप्त नहीं होते। जैसे राष्ट्रीय आपात हटेगा वैसे ही अपने आप वापस से प्रभाव में आ जाएंगे बिना किसी अलग फॉर्मेलिटी के। अगली बात दोस्तों, चौथी विशेषता है इनकी, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार अपनी भाषाई प्रकृति से
नकारात्मक दिखाई देते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं ये अपनी भाषाई प्रकृति से कैसे दिखाई देते हैं दोस्तों? तो मौलिक अधिकार अपनी भाषाई प्रकृति से नकारात्मक दिखाई देते हैं। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों। कैसे याद रखनी? मौलिक अधिकार नकारात्मक कैसे दिखाई देते हैं? तो जैसे हमने बात करी अनुच्छेद 14, राज्य कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15, राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस तरीके से दोस्तों इनकी भाषा कैसी बनी हुई है? नकारात्मक बनी हुई है। दोस्तों हम इनकी पांचवी विशेषता की बात करने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। पांचवी विशेषता इनकी दोस्तों कि मौलिक अधिकार क्या है? न्याय योग्य हैं। पांचवी विशेषता है मौलिक अधिकारों की कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च। याद रखना दोस्तों, मौलिक अधिकार लोगों को लोगों के विरुद्ध नहीं है, जब बल्कि किसके विरुद्ध है? लोगों को, नागरिकों, राज्य के विरुद्ध प्रदान किए। नागरिकों को किसके विरुद्ध प्रदान किए गए दोस्तों? राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए। इनकी सातवीं विशेषता है दोस्तों, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, जबकि शेष सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। दोस्तों ध्यान रखना, 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो किसके ऊपर लागू होते हैं? भारतीयों के ऊपर। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। शेष सभी मौलिक अधिकार भारतीयों पर और विदेशियों पर, दोनों पर लागू होते हैं। तो दोस्तों हमने मौलिक अधिकारों की 7 विशेषताएं देखी है। ठीक है दोस्तों, हमने मौलिक अधिकारों की 7 विशेषताएं देखी। आराम से हम मौलिक अधिकारों की विशेषताओं पर 100 शब्द क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पहले मौलिक अधिकार से स्टार्ट कर लेंगे। अब हम एक एक करके एक वीडियो में एक मौलिक अधिकार ऐसे करते करते इनको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लगातार करते रहे दोस्तों, ताकि हम इससे क्या होए? मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर हम प्रिपेयर कर सके। धन्यवाद दोस्तों।